चलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पीवीएन क्लासेस में, जहां मैं आज आपको 35 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन रहा है, जिसका जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दे बाबू कि मैरिज प्रपोजल क्या है। ए मैरिज प्रपोजल क्या है? क्या ये स्टोरी है, क्या ये ड्रामा है, क्या ये ट्रेजेडी है, क्या ये पोएम है? तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ये एक स्टोरी नहीं है बाबू। पहले मैं बताना चाहता हूं, 1 से 30 पेज की अगर कोई स्टोरी होती है तो उसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। 30 से 120 पेज की स्टोरी होती है तो उसे नोवेला कहते हैं। और 120 पेज से ऊपर की जो स्टोरी होगी उसे हम लोग नॉवेल कहते हैं। लेकिन बच्चों, जो स्टेज पर खेलने के लिए लिखा जाए उसको हम लोग ड्रामा या प्ले कहते हैं। तो मैरिज प्रपोजल बच्चों ना तो स्टोरी है, ना ट्रेजेडी है, ना एक पोएम है, ये एक ड्रामा है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा किस प्रकार का ड्रामा है, तो ये कॉमेडी है। और ये कितने एक्ट का प्ले है बच्चों? तो 1 एक्ट प्ले है ये। ठीक है, जितने भी पात्र आए हैं उन्होंने इस कहानी को समाप्त किया है, तो इट इज ए 1 एक्ट प्ले। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द स्नैक पोएम इज रिटन बाय। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्नैक पोएम इज रिटन बाय, स्नैक पोएम का राइटर कौन है? तो बच्चों, जो इस पोएम को पढ़े होंगे आप जानते होंगे, क्या इसके राइटर डीएच लॉरेंस है, या रूपर्ट ब्रूक है, या वाल्ट विटमैन है, कि के दारूवाला है? तो बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। इसके राइटर कौन है बच्चों? डीएच लॉरेंस। वाल्ट विटमैन को आपने पढ़ा, ये एक अमेरिकन पोएट थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन्होंने लिखा है। के दारूवाला है पिंच ऑफ स्नफ, और बाबू रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर लिखे हैं। ठीक है ना। डीएच द रूपर्ट ब्रूक की कौन सी रचना है बच्चों? द सोल्जर। ठीक है। के दारूवाला ने कौन सा पोएम लिखा था? फायर हिम्न। ठीक है। और वाल्ट विटमैन ने कौन सा लिखा था? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो यानी कि ये जब तीनों ऑप्शन नहीं है तो बच गया आंसर डीएच लॉरेंस। इन्होंने किसको लिखा था बच्चों? स्नैक पोएम को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Who among the following is called माधवी कुट्टी? इनमें से किसे माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता था? क्या वो कमला दास थी, क्या वो डोरोथी एल्सेयर थी, क्या वो जर्मन गिर थी, क्या वो पर्ल एसबर्ग थी? तो बच्चों फास्ट आंसर देंगे, फास्ट आंसर देंगे। इनमें से किस राइटर को माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता था बच्चों? क्लियर है? हाँ, तो आंसर देने वाले दे दिए होंगे बच्चों। माधवी कुट्टी एक मलयालम नाम था, और इस मलयालम लेखिका कौन थी बच्चों? कमला दास। और बाकी ये सब तो विदेशी राइटर है बच्चों, इससे भी पता किया जा सकता है। ठीक है। पर्ल एसबर्ग की कौन सा चैप्टर लिखी थी? तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। याद करो, आप लोगों ने पढ़ा इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, वो इंडिया में आई थी और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। डोरोथी एल्सेयर कौन थी बच्चों? तो हाउ फ्री इज द प्रेस की लेखिका। और जर्मन गिर ने कौन सा किताब लिखा है, कौन सा चैप्टर लिखा है? ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो इस तरह से भी आपको याद हो जाएगा, ए चाइल्ड इज बॉर्न। क्लियर है? तो यहां पर बाबू तीसरे का आंसर कौन हो जाए? कमला दास की लेखिका। कमला दास को हम लोग किस नाम से जानते थे बच्चों? तो माधवी कुट्टी के नाम से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हु केम टू इंडिया बट नॉट इंटरेस्टेड इन ताज एंड रेड फोर्ट? इनमें से कौन इंडिया तो आया था लेकिन वो ना तो ताजमहल में ना रेड फोर्ट में वो इंटरेस्टेड था? वो कौन था बच्चों? क्या वो पर्ल एसबर्ग थी, क्या वो डोरोथी एल्सेयर थी, क्या वो जर्मन गिर थी, क्या वो कमला दास थी? इनमें से कौन सा आंसर होगा बच्चों? कौन इंडिया आया था? तो अभी मैंने 2 मिनट पहले जिक्र किया है बच्चों, अभी 2 मिनट पहले, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज के लेखिका है पर्ल एसबर्ग। ये इंडिया तो आई थी बट इन्होंने कहा है कि when I came to India I was not deeply interested in Taj, not in Red Fort, but I want to see how people of India live in unity in diversity। बच्चों चलिए, तो इसका आंसर आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मिल गया था बच्चों। पर्ल एसबर्ग जब ये इंडिया आई थी तो इन्होंने एक चैप्टर लिखा था इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। ठीक है, भारत एक यात्री की निगाह में। और यहीं से इन्होंने आने के साथ ही इन्होंने ये लाइन बोला था कि आई वॉज नॉट डीपली इंटरेस्टेड इन ताज, नॉट इन रेड फोर्ट, बट आई एम डीपली इंटरेस्टेड हाउ टू सी हाउ पीपल लिव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा देश बाबू अनेकता में भी एकता वाला देश है। चलिए बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, हु सेड दिस स्टेटमेंट? शक्ति का प्रयोग करना है तो नैतिकता के लिए करो, इसे किसने बताया था बच्चों?
ठीक है, तो आइए, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, हु सेड दिस स्टेटमेंट? क्या ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लाइन कही थी? क्या ये महात्मा गांधी ने लाइन कही थी? क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कही थी? या डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने कही थी? तो बच्चों आंसर देने वालों ने आंसर दे दिया होगा। तो बच्चों ये लिया गया है किस चैप्टर से? तो ये लिया गया है बच्चों भारत इज माई होम चैप्टर से, ठीक है, ये लिया गया है बच्चों भारत इज माई होम चैप्टर से, भारत इज माई होम। और भारत इज माई होम स्पीच को कौन दिए हैं बच्चों? जाकिर हुसैन। तो बाबू याद रखना, लेकिन ये लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं कहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में यह लाइन याद करवाई है किन की? तो महात्मा गांधी की। शक्ति का पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, अगर आपके पास शक्ति है तो आप उसको नैतिकता के लिए प्रयोग करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? इज नॉट एन एंड बट इट इज ए बिगनिंग। बाबू किसके बारे में लाइन कर रहा है? 1961, 1962, 1963, 1964, 1961, 1962, 1963, 1964। तो बिल्कुल सही है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1963। अब ये 2 मिनट जो नहीं पढ़े होंगे वो चैप्टर सुन लो। ये चैप्टर है बाबू आई हैव ए ड्रीम। इस चैप्टर कौन सा है? आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम भाषण देने वाले कौन है बच्चों? मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। और किसकी याद में इन्होंने भाषण दिया था बच्चों? तो अब्राहम लिंकन की याद में इन्होंने भाषण दिया था। अब्राहम लिंकन कैवे राष्ट्रपति? तो 16th प्रेसिडेंट। तो इनका जन्म हुआ 1929 में, भाषण दिए हैं 1963 में, और उसी समय इन्होंने ये लाइन बोली थी 1963 इज नॉट एन एंड बट इट इज ए बिगनिंग। तो बच्चों राइट आंसर इज द 1963। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th की तरफ। ए बंच ऑफ फ्लावर्स बाउट बाय मी यस्टरडे। अब बच्चों ये ग्रामर से क्वेश्चन आ गया। ए बंच ऑफ फ्लावर्स बाउट बाय मी यस्टरडे। तो पूरे क्लास के बच्चे जितने भी ले हैं, क्या ये इज जाएगा, क्या ये आर जाएगा, क्या ये वाज जाएगा, क्या ये वेयर जाएगा? बच्चों आंसर देंगे। तो बहुत सारे बच्चे फ्लावर्स को देख करके, अच्छा इसमें एक और बात छिपा है बच्चों, कौन सा वर्ड है यहाँ पर? यस्टरडे। तो यस्टरडे बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस नहीं, कौन से टेंस की कहानी है? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की है बच्चों, तो आर और ये जो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए कि वाज दें कि वेयर दें। तो बच्चों आप फ्लावर्स पर मत देखना, फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका बंच कितना बन रहा है बच्चों? 1। आप क्लास में स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन आपका क्लास कितना है? 1। तो 1 के लिए बच्चों वर नहीं जाएगा, क्या जाएगा? वाज जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, दीज आर द ग्रेट वर्क्स ऑफ। ये सब किसकी रचनाएं हैं बच्चों? फास्ट आंसर दें, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। जॉफ्री चौसर, फ्रांसिस बेकन, टी.एस. इलियट, विलियम शेक्सपियर। तो बच्चों आपको पता होगा हम ऐसे क्लास में याद करवाए थे HMO और K। H से बना बच्चों हैमलेट, O से बना बच्चों ओथेलो, K से बना बच्चों किंग लियर, और M से बना बच्चों मैकबेथ। और ये 4 महान रचनाएं किसकी हैं बच्चों? तो विलियम शेक्सपियर की। मैंने आपको याद भी करवाया था क्लास में जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ाने की बात की गई थी बच्चों। फ्रांसिस बेकन नहीं होंगे, विलियम शेक्सपियर इस सही आंसर है, टी.एस. इलियट और जॉफ्री चौसर नहीं होंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल। अब यहाँ पर ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किस को भारत का पहला नॉवेल भारतीयों के द्वारा बताया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल आपके स्क्रीन पर रहा। क्या बच्चों ये द गाइड होगा, क्या ये अनटचेबल होगा, क्या गीतांजलि होगा, या फिर राजमोहन वाइफ होगा? तो बच्चों याद रखना गीतांजलि पहला बात तो इंडियन नॉवेल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पोएम है और इसके लेखक है कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अनटचेबल होगा नहीं इसके लेखक, लेकिन जान लो कौन है बच्चों इसके लेखक? तो मुल्क राज आनंद, ठीक है। गाइड के लेखक कौन है बच्चों? R.K. नारायण। तो ये भी सही आंसर नहीं है, ये भी नॉवेल बड़े बाद में लिखा गया था। ये राइट आंसर है बच्चों, और इसके राइटर के नाम जानना चाहते हैं तो जान लीजिए,
तो इसके राइटर है कौन, तो बंकिम चंद्र चटर्जी पूरा नाम था, शॉर्ट में याद कर लो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10th। Who among the following is called father of English? बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन डाला गया है। Who among the following is called father of English? इनमें से किन्हें फादर ऑफ इंग्लिश कहा गया है? तो बच्चों आंसर देंगे, थोड़ा सा वेट हम कर लेते हैं। याद रखना चारों ऑप्शन इंग्लिश में किसी न किसी के फादर ही हैं, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोएट्री की बात किया जाए तो बच्चों विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन में बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, लेकिन ये बड़े बाद में आए थे 1564। बच्चों इंग्लिश की शुरुआत सबसे ओल्डेस्ट पीरियड से 450-49 से 1150, कुछ लोग 1050 भी मानते हैं, और शेक्सपियर आए थे बच्चों 1564 में। तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहते हैं। हेनरी फील्डिंग तो बड़े बाद में आए, इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहते हैं। तो बच्चों इनमें से सबसे 1340 में जन्म हुआ था और इनकी मौत हुई है बच्चों 1400 में। और जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, याद रखना बच्चों, जॉफरी चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसे, और विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है, और हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कूली या अनटचेबल। अभी 2 मिनट पहले आपने इस वीडियो को अगर देखा होगा तो 2 मिनट पहले मैंने चर्चा किया था कूली एंड अनटचेबल इज रिटन बाय। अभी 2 मिनट पहले मैंने इसका आंसर दिया है, 1-2 क्वेश्चन पहले ही बच्चों। तो फास्ट आंसर देंगे कूली या अनटचेबल, ये बड़ी फेमस रचनाएं हैं। तो ये फेमस रचनाएं किसकी हैं? क्या अरुंधति रॉय की हैं? क्या मुल्क राज आनंद की हैं? क्या आर.के. नारायण की हैं? क्या चेतन भगत की हैं? तो ये 2 महान रचनाएं बच्चों किसकी हैं? ठीक है, आंसर देंगे बाबू, आंसर देंगे, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो बाबू अरुंधति रॉय की फेमस रचना है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, याद रखना। देखो इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है बच्चों, मेरा मुख्य उद्देश्य रिवीजन है। आर.के. नारायण अभी 2 मिनट पहले आपने देखे, इनकी फेमस रचना है द गाइड, जिस पर फिल्म भी बनी है, देवानंद जी एक्टिंग की है इस फिल्म में। चेतन भगत 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, इनकी रचना है। तो बच्चों आंसर कौन सा होगा? बी, मुल्क राज आनंद की फेमस रचना है कूली और अनटचेबल। और याद रखना गांधी जी के आश्रम में बैठ के अनटचेबल, बक्का नाम के एक टॉयलेट क्लीनर पर इन्होंने, मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल लिखा है। क्लियर है बाबू? अनटचेबल और कूली किसकी रचना है बच्चों? तो मुल्क राज आनंद की। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1967। तो वहां पर आर्टिकल में क्या भराएगा बाबू? क्या ए भरा जाएगा या एन भरा जाएगा, क्या द भरा जाएगा या फिर नो आर्टिकल भरा जाएगा? चलिए आंसर देंगे सभी बच्चे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1967, तो क्या बाबू आप द भरेंगे, ए भरेंगे, एन भरेंगे या नो आर्टिकल भरेंगे? ठीक है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं आपके आंसर का, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आपके आंसर का। बाबू आज लाइव क्लास किसी कारणवश नहीं चल सका, हो सकता है मौसम खराब है, नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मैंने आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास की व्यवस्था की है और मैं भेजूंगा। आप अपना आंसर देखना, मैं कमेंट बॉक्स में देखते चला जाऊंगा बच्चों। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1967। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे हम जानते हैं कि आंसर क्या देंगे, द, लेकिन याद रखना एक नियम है, थोड़ा सा सुन लो। किसी भी पोस्ट, किसी भी पद का नाम द लेगा, लेकिन अगर वो इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, बिकम, क्राउन के बाद आए तो वो आर्टिकल नहीं लेगा। ठीक है बाबू? मैंने कौन कौन से वर्ड की चर्चा किया? इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, बिकम, मेक या क्राउन। ठीक है बाबू, ध्यान दो, फिर से सुनो मेरा नियम। किसी भी पद का नाम जैसे द सीएम, द डीएम, ये सभी अपने साथ द लेंगे। ठीक है बच्चों? लेकिन अगर इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, बिकम, मेक या क्राउन के बाद आने वाले कोई पद होंगे तो वो अपने साथ द नहीं लेंगे, वो अपने साथ कौन सा आर्टिकल लेंगे? ए। तो याद करो बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1967।
तो बाबू आपका मन तो बहुत कर रहा होगा 1967 सॉरी प्रेसिडेंट के आगे द देने का, लेकिन यहाँ पर द नहीं दिया जाएगा। किस वर्ड के कारण? इलेक्टेड वर्ड के कारण। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बाबू, याद रखना इस नियम को। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए बच्चों। आई वॉज अपसेंट बिकॉज आई वॉज इल। यहाँ पर फाइंड आउट द अंडरलाइंड वर्ड, यानी जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसकी पहचान करें। क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो प्रीपोजिशन है, क्या वो एडजेक्टिव है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। चलिए बच्चों आंसर देंगे, आपका वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लाइव क्लास नहीं हुई तो हम लोग रिकॉर्डेड क्लास करेंगे। आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज इल। तो बच्चों सही आंसर क्या है बाबू? नाउन के बदले में आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तो नाउन के बदले में आया नहीं है, गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रीपोजिशन भी नहीं है जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में रिलेशन एस्टैब्लिश तो कर नहीं रहा है बाबू। ये एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। तो याद रखना, दो वाक्य को जोड़ने वाले फेविकोल की जोड़ की तरह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? कंजंक्शन। तो ये चैप्टर, तो यहाँ पर बिकॉज क्या है? कंजंक्शन। और कंजंक्शन ऑप्शन में था नहीं तो जरूर एक ऑप्शन था बच्चों डी, तो आप यहाँ पर डी मार सकते हैं। क्लियर है? चलिए फाइंड आउट द अंडरलाइन वर्ड, फिर से आ गया। अंडरलाइन किए हुए वर्ड को पहचाने। ए ड्रंकन मैन टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ए ड्रंकन मैन टोल्ड मी एन इंटरेस्टेड स्टोरी। तो बच्चों यहाँ ड्रंकन वर्ड क्या है? क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है? तो बच्चों आंसर देंगे सभी बच्चे। आंसर का आपका वेट कर रहे हैं हम। हाँ, तो बाबू ध्यान दो, जो विषय का मालिक हो, नाम हो, उसे नाउन कहते हैं। तो ये बच्चों नाउन तो नहीं है। जिससे कार्य होने का बोध हो तो उसे वर्ब कहते हैं। यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। और किसी की विशेषता बताए तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आदमी की विशेषता नहीं बता रहा है। ड्रंकन मैन टोल्ड मी एन इंटरेस्टेड स्टोरी। कैसा आदमी? शांत व्यक्ति, दौड़ता हुआ आदमी, रोता हुआ आदमी। तो ये शराब पिया हुआ व्यक्ति। हम जानते हैं कि ड्रिंक वर्ड एक वर्ब है बच्चों, ड्रिंक वर्ड एक वर्ब है, लेकिन यहां पर ये काम किसका कर रहा है? तो यहां पर आदमी की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है बच्चों। और याद करो, एक पार्टिसिपल नाम का चैप्टर होता है, जन्म ले वर्ब से काम करे एडजेक्टिव का तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एडजेक्टिव इज द राइट आंसर। ये यहाँ पर मैन की विशेषता बता रहा है बाबू। तो यहाँ पर ये क्या है बाबू? ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों 15th क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, आपके स्क्रीन पर रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बाउट ए पेन यस्टरडे, दिस लाइन बिलोंग्स टू। ये लाइन, मैंने एक पेन कल खरीदा था। आई बाउट, ये क्या, कौन सा टेंस है? हम तो ये जान रहे हैं कि पास्ट टेंस है क्योंकि इसमें यस्टरडे लगा है, लेकिन पास्ट में भी कौन सा पास्ट है? क्या ये सिंपल पास्ट है, या क्या ये पास्ट परफेक्ट है, क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो बच्चों आंसर देंगे, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? तो बाबू याद रखना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई कार्य जारी रहता है। क्या ये जारी है? आप तो पेन कर ले लिए, सेवा समाप्त हो गई, तो ये तो होगा नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कोई काम लंबे समय में चला होगा पास्ट में और अभी भी, सॉरी, वो पास्ट में जारी होगा लंबे समय और समाप्त हो गया होगा। जैसे मैं 10 वर्षों तक उस कंपनी में जॉब कर रहा था, अब नहीं करते हैं। तो क्या बाबू इसमें टाइम है? यस्टरडे को आप टाइम नहीं माने, एक टाइम पीरियड, जैसे मैं 10 वर्षों तक काम कर रहा था। ऐसी बात नहीं है कि आप 10 वर्ष तक पेन ले रहे हैं, पेन लिए, खेला खत्म हो गया। और पास्ट परफेक्ट में होता है काम समाप्त हो जाना, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है हैड V3। क्या आपको इसमें हैड V3 दिख रहा है? तो बाबू इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कौन सा टेंस है बच्चों? तो सिंपल पास्ट टेंस है बाबू। क्लियर है? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाएंगे बच्चों। दीपिका सेड आई विल बाई ए कार टुमारो। दीपिका सेड आई विल बाई ए कार टुमारो। इसका नरेशन फॉर्म क्या होगा बाबू? इसका नरेशन फॉर्म क्या होगा? स्क्रीन पर हम हट जा रहे हैं ताकि आप आराम से देख लें नरेशन क्या होगा। हम 1 मिनट 2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, आप जब आंसर देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
दीपिका सेड आई विल बाई ए कार टुमारो, इट्स करेक्ट नरेशन इज, इसका करेक्ट नरेशन क्या होगा? तो बच्चों पहले मेरी बात समझो, अब तो जो आंसर देने वाले होंगे दे ही दिए होंगे, इतने फास्ट तो है ही हमारे स्टूडेंट। बाबू ध्यान दो, किसी दूसरे की बात को अपने मुंह से कहना नरेशन होता है। जैसे मैंने बोला मैं कपड़ा धो रहा हूं, आप जाकर के उधर क्या कहिएगा? विशाल सर बोले कि वह कपड़ा धो रहे थे। तो याद रखना ऐसे नरेशन में क्या होता है, विल बदलता है किसमें बच्चों? वुड में, ठीक है। और टुमारो बदलना चाहिए द नेक्स्ट डे। तो मैं ऑप्शन से ही बना लूंगा। क्या बच्चों यहाँ विल वुड में बदला है? नहीं बदला है, इसको काट देंगे। यहाँ विल वुड में बदला है लेकिन टुमारो नेक्स्ट डे में नहीं बदला है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे बच्चों? काट लेंगे। दीपिका टोल्ड दैट, तो बाबू याद रखना टोल्ड किस में लगता है? दीपिका किससे कही अगर ये वर्ड रहता ना तो टोल्ड हो जाता। जैसे दीपिका सेड मुकेश, दीपिका सेड टू मी, दीपिका सेड सुरेश, दीपिका सेड प्रियंका, कुछ भी हो तो टोल्ड में बदलेगा। तो इस कारण बच्चों ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वुड भी बदला है और नेक्स्ट भी बदला है। तो बच्चों जब तीन ऑप्शन में है नहीं और नन ऑप्शन है नहीं तो बच गया कौन सा आंसर बच्चों? डी। इसी तरह आप लोग एग्जाम में भी थोड़ा सा दिमाग शांत रखिएगा और इसी प्रकार एग्जाम में बनाना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है बच्चों, आंसर आराम से मिलेगा आपको, ठीक है। तो बच्चों देखा मैंने कैंसिलेशन मेथड से कैसे बनाया। कैंसिलेशन मेथड क्या होता है? गलत को छांटते जाओ, सही बच जाएगा, ठीक है, और वो एकदम सही होगा। चलो बच्चों, द ज्यूरी डिवाइडेड इनटू इट्स ओपिनियन, फिर से ग्रामर का क्वेश्चन है बच्चों। द ज्यूरी डिवाइडेड इनटू इट्स ओपिनियन, ज्यूरी किसे कहते हैं बच्चों? जजों का समूह। अब बताओ बाबू क्या यहाँ पर इज होगा, वाज होगा, वेयर होगा या हैज होगा? ठीक है, बताइए। तो अब मेरे बताने की बारी आ गई बच्चों। याद रखो आप लोग क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक होकर के पढ़ रहे हैं तो सिंगुलर लेगा, लेकिन जब आपकी भीड़ बढ़ जाती है तो वो प्लुरल हो जाते हैं। तो आपने एक फिल्म देखी होगी रुस्तम, रुस्तम फिल्म में रुस्तम मर्डर कर देता है और बोलता है कि मैं दोषी नहीं हूं। तो रुस्तम का फैसला करने के लिए 7 जजों की टीम आती है। तो जब सातों जज की टीम बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7 सातों जजों की टीम जब एक साथ होकर के सुनती है तो उनको एक माना जाएगा। इज आर में इज लगेगा, वाज वेयर में वाज लगेगा, हैज हैव में हैव लगेगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है बच्चों? डिवाइडेड। डिवाइडेड मैंने बढ़ जाना। अब इनकी टीम उस फिल्म में आप देखते हैं बढ़ जाती है, 2 पक्ष में 2 विपक्ष में और 3 का माइंड ही लोड नहीं लेता है। तो बच्चों अब ये बट गए हैं तो इज और वाज तो ऐसे ही नहीं लगेगा, हैज भी सिंगुलर है। बच गया हमारे पास कौन? एक ही प्लुरल बचा जिसका नाम है वेयर। बाबू लाइन समझ में आया? सिंगुलर अब है नहीं क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड दिख रहा है बच्चों आपको? डिवाइडेड। तो डिवाइडेड जब यानी भीड़ बट गई तो बाबू भीड़ बट गई तो इज आर में क्या लेगा? इज नहीं लेगा, तो आर ऑप्शन था नहीं। वाज वेयर में क्या होगा बच्चों? वाज नहीं लेगा। और हैज हैव में क्या होगा? तो हैज हैव में हैज नहीं लेगा क्योंकि भीड़ बढ़ चुकी है। तो इन तीनों में से हमारे पास ऑप्शन में वेयर था बच्चों, वेयर मार दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अब आ गए हिंदी सेशन में। अब बच्चों हिंदी सेशन में आ गए। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? क्या यह तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है या फिर द्वंद्व है? ठीक है बच्चों, आंसर देंगे चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो बच्चों चंद्रशेखर क्या है बाबू नाम? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर किनको कहा गया बच्चों? भगवान शंकर को कहा गया है, ठीक है। तो जब 2 पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्विगु में संख्यावाचक होता है, द्वंद्व में दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे द्वंद्व का उदाहरण है बच्चों माता पिता, ठीक है। द्विगु में हो गया चौराहा, ठीक है। तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को कर्म से, इसमें कारक चिन्ह मिलेंगे, तो कारक चिन्ह कहीं है नहीं, तो बच्चों बच गया कौन? बहुव्रीहि। तो इसका बहुव्रीहि इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों। महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? तो बच्चों
क्या गौतमी था, क्या शिप्रा था, क्या आनंद था, या परमानंद था? बाबू याद करो, तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम है बच्चों अर्धनारीश्वर। ये वहीं से लिया गया है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, गौतम बुद्ध जी के, महात्मा बुद्ध जी के शिष्य का नाम याद आ जाएगा। याद करो, जल्दी ना याद करो तो बच्चों आंसर देने वाले दे दिए आंसर। बाबू गौतमी तो थे नहीं, उनकी पत्नी हो गई, शिप्रा वर्ड है नहीं, परमानंद वर्ड है नहीं, बच गया कौन सा आंसर बच्चों? आनंद। याद करो अर्धनारीश्वर चैप्टर में ये वर्ड आया था कि मेरा बनाया हुआ धर्म 5000 वर्ष चलेगा, लेकिन अब ये 500 वर्ष ही चलेगा क्योंकि मैंने अब स्त्रियों को इसमें शामिल कर लिया है। ये कथन महात्मा बुद्ध जी ने आनंद से कहा था। तो बच्चों इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए आ जाइए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बाबू ये इस बार जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया? रूस का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, या फिर भारत का? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो बाबू आंसर देंगे रूस का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, या भारत का? तो बाबू याद रखना जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में, उच्च शिक्षा के लिए 1922 में ये कहाँ चले गए थे बाबू? अमेरिका चले गए थे जयप्रकाश नारायण जी। तो जब उच्च शिक्षा के लिए जब ये अमेरिका चले गए थे तो इनको वहीं पर इनको अमेरिका के खिलाफ, इनके खिलाफ नारे लगाए गए थे। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। तो यही इसीलिए इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, भगत सिंह कितनी उम्र में राजनीति में प्रवेश कर गए? भगत सिंह कितनी उम्र में राजनीति में प्रवेश कर गए थे बच्चों? 12 वर्ष, 17 वर्ष, 15 वर्ष, या 19 वर्ष? थोड़ा सा आंसर देंगे फास्ट, दिमाग पर जोर डालेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। बाबू आंसर देंगे, फास्ट आंसर देंगे। भगत सिंह कितनी उम्र में राजनीति में प्रवेश कर गए? तो क्वेश्चन है बाबू, आंसर है 12 वर्ष, 17 वर्ष, 15 वर्ष, या 19 वर्ष? तो याद करो बाबू, भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में, और 1919 में जब इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड देखा, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने के बाद से ही इन्होंने अपने आप को राजनीति में झोंक दिया। तो 1907 से 1919 कितनी उम्र हुए बच्चों? 12 वर्ष। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बाबू? अच्छा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मैं बताना चाहता हूँ, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। बंगाचक, लॉयलपुर, जो वर्तमान में कहा चला गया है बच्चों? पाकिस्तान में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रगीत और समाज किसकी रचना है? आंसर देंगे बच्चों डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, वात्स्यायन, वात्स्यायन, ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल। तो बच्चों आंसर देंगे फास्ट। तो बाबू विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है प्यारे नन्हे बेटे को। वात्स्यायन जी जिनको हम लोग अज्ञेय भी कहते हैं, तो उनका जनजन का चेहरा एक है। और बाबू इसलिए इसका आंसर है बाबू डॉक्टर नामवर सिंह, प्रगीत और समाज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। उपवन में उपसर्ग क्या है? उपवन में उपसर्ग क्या है बच्चों? थोड़ी सी क्लास फास्ट चल रही है, आप भी फास्ट आंसर देंगे। उपवन में उपसर्ग क्या है बच्चों? तो उपसर्ग किस, जब पहले आंसर देंगे तब मैं बताऊंगा बच्चों। उपवन में उपसर्ग क्या है, आंसर देंगे। तो बाबू याद रखना, उपसर्ग कभी भी आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो याद रखना आगे भी लगेगा तो जरूर उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जाएगा, कुछ अर्थ जाएगा। ठीक है बाबू? जैसे राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, ठीक है बाबू, तो कुछ ना कुछ मीनिंग जाएगा। तो मुख्य वर्ड है बच्चों राष्ट्रपति, और उप आपने जोड़ा तो यही हो गया उपसर्ग। यानी ये सारे ऑप्शन गलत है बच्चों, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। तुमुल कोलाहल कलह की नायिका का नाम क्या है बच्चों? बड़ी आसान सी है, जल्दी से बताएंगे। तुमुल कोलाहल कलह की नायिका का नाम क्या है? तो बच्चों जल्दी आंसर देंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पद्मावत। तो बाबू ये तो खुद एक रचना है जिसकी नायिका पद्मावती है, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है। तो मनु ये पहले लिया कहां से गया है बच्चों? इस किताब का नाम है कामायनी। अब कामायनी के लेखक कौन है बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, और वहां से लिया गया है।
और श्रद्धा इसमें। लेकिन बाबू अगर कमायनी पूछता तो बी और सी दोनों आंसर हो जाता, क्योंकि कमायनी में दोनों नायिका है, इल्डा भी नायिका है और श्रद्धा भी। लेकिन तुमुल कोलाहल कलह सिर्फ बात किया जाए तो उसकी नायिका कौन है बच्चों? श्रद्धा। इसके पति मनु इसको छोड़ करके चले जाते हैं, तो श्रद्धा ने ये कविता मनु की याद में अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए इन्होंने इस कविता को क्या किया है बच्चों? गाया है। क्लियर है? चलिए अब 25वां क्वेश्चन आ जाइए। इश्क किस प्रकार का शब्द है? क्या यह तत्सम है, क्या यह तद्भव है, क्या यह देशज है या फिर विदेशज है? इश्क किस प्रकार का शब्द है बच्चों? क्या यह तत्सम है, क्या यह तद्भव है या देशज है या फिर विदेशज है? तो बच्चों आंसर देंगे फास्ट, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं, ठीक है? आंसर देंगे फास्ट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए बाबू, संस्कृत से आए हुए शब्द को हम लोग बच्चों संस्कृत से आए हुए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम। और तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव। तो ये संस्कृत का शब्द नहीं है बच्चों, ठीक है? हमारे देश में जन्म नहीं हुआ इस शब्द का। ये कहां से आया है बाबू? एक उर्दू से आया हुआ शब्द है इश्क। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये विदेशज का बेस्ट एग्जाम्पल है। हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं स्कूल। अब स्कूल कैसा वर्ड है? एक अंग्रेजी से आया हुआ वर्ड है, तो ये विदेशज हो जाएगा। हम लोग बोल देते हैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल की इंग्लिश, और हम लोग अस्पताल ना बोल करके उसको हिंदी में भी हम लोग कई बार हॉस्पिटल बोल देते हैं, ठीक है? तो ये उर्दू से आए हुए शब्द है, इंग्लिश से आए हुए शब्द है, फारसी से आए हुए शब्द हैं, इन सभी को विदेशज की श्रेणी में डालते हैं। तो इश्क हो गया, कर्ज हो गया, खाना हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, ट्रेन हो गया, स्टेशन हो गया, ये सभी विदेशज शब्द में आएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोर्ड पर है। उषा कविता में प्रातः नभ की तुलना किससे की गई है? उषा कविता में प्रातः नभ की तुलना किससे की गई है? लाल केसर से, सागर से, लिपा हुआ चौका से या नीले शंख से? बच्चों जल्दी से आंसर देंगे। उषा कविता, ठीक है? उषा कविता में विनोद कुमार शुक्ल जी उसके लेखक है बच्चों। तो उसमें किससे की गई बच्चों? लाल केसर से? तो नहीं बाबू, प्रातः नभ की तुलना। तो नभ होता है आकाश, होता है नीला, और नीला इसमें साफ ऑप्शन झलक रहा है बच्चों, ठीक है? नीले शंख से। चलिए लहना सिंह किस रेजिमेंट का सिपाही था? फास्ट आंसर देंगे बच्चों। लहना सिंह किस रेजिमेंट का सिपाही था? आंसर देंगे। लहना सिंह किस रेजिमेंट का सिपाही था? क्या वो गोरखा रेजिमेंट का सिपाही थे, राजपुताना रेजिमेंट के सिपाही थे, सिख रेजिमेंट के सिपाही थे या फिर यादव रेजिमेंट के सिपाही थे? बच्चों आंसर देंगे फास्ट। तो मैं पहले तो बताओ कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उस कहानी का पात्र है बच्चों, उस कहानी का नाम है उसने कहा था, ठीक है? तो उसने कहा था कहानी के पात्र है लहना सिंह, जो कि एक सिख रेजिमेंट का था। जब ये 12 वर्ष का था तो इसको एक 9 वर्षीय लड़की से प्रेम हुआ था, और उससे शादी न हो पाने के कारण ये सेना में शामिल हो जाता है और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने जाता है। दुश्मनी सेना जर्मन होती है। देखो कितने ऑब्जेक्टिव बने। लड़ने किस युद्ध में गया है? प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है? और इसके चर्चे वही लड़की पढ़ती है अखबार में, और अपने पति और अपने पुत्र को बचाने की उम्मीद रखती है इससे, और बीच में इनकी मुलाकात भी होती है। कहानी पढ़े होंगे आप लोग डिटेल में, तो आपको पता होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? ठीक है बाबू आंसर देंगे फास्ट। पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? आंसर फास्ट देंगे बच्चों। तो बाबू आपको यहां साफ दिख रहा होगा वियोग। क्या दिख रहा होगा? वियोग। वियोग मतलब तड़पना, उससे अलग हो जाना, उसके याद में बिलखना, वियोग। तो बाबू हास्य रूपी तो आंसर कभी नहीं जा सकता। प्रकृति का इसमें वर्णन है नहीं कहीं,
और स्वाभिमानी भी नहीं है बच्चों। स्वाभिमान वाली कविता तुमुल कुलाल कला है। साफ ये क्या है बच्चों, वियोग का मतलब ही होता है शोक होना। तो ये किस प्रकार की कविता है? पुत्र वियोग, एक शोक गीत है। और आपसे पूछा जाए कहां से ली गई है, तो मुकुल से ली गई है। और मुकुल की लेखिका कौन है बच्चों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसके लिए इन्हें हिंदी भाषा का शेखसरिया पुरस्कार मिला था। और सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? एक कार एक्सीडेंट में। जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे डाटा मिल जाते हैं। चलिए बच्चों, मानक किस देश में युद्ध लड़ने गया था? क्वेश्चन नंबर 29, मानक किस देश में युद्ध लड़ने गया था? आंसर देंगे बाबू फास्ट। मानक किस देश में युद्ध लड़ने गया था? क्या वो जापान में, इंग्लैंड में, बर्मा में या फिर रूस में? तो बच्चों आंसर देंगे, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। चलो बाबू, पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये किस चैप्टर से लिया गया है? सिपाही की मां। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा सिपाही की मां क्या है? तो यह एक एकांकी है। क्लियर है? अब बाबू ये लड़ने गया था बर्मा देश में, और ये किसके तरफ से गया था? तो अंग्रेजों की तरफ से गया था। और दुश्मनी सेना कौन थी बच्चों? जापान। देखो 3 देश का नाम आ गया, और चौथा देश खुद ये भारत का था। तो आप पूछ रहा है किस देश में युद्ध लड़ने गया था, किस कौन अपोजिट था, कौन इसके तरफ से, ये नहीं पूछ रहा है। तो किस देश में युद्ध लड़ने गया था बच्चों? तो बर्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, बर्मा की राजधानी रंगून है, जहाँ की आंग सान सू की एक ग्रेटेस्ट लीडर थी वहां की। आपने 10th क्लास में इनके बारे में एक्सेप्टेंस स्पीच नाम का चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। क्लियर है? उसी देश में ये गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, तिरिच कहानी में लेखक को किससे डर लगता है? तिरिच कहानी में लेखक को किससे डर लगता है? स्वयं तिरिच से। तिरिच क्या होता है बता देना चाहता हूं। एक विषधर छिपकली को हम लोग तिरिच कहते हैं, और एक कहानी भी है तिरिच। तो तिरिच कहानी में लेखक को किससे डर लगता था? तिरिच से, हाथी से, इन दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं? जल्दी आंसर देंगे बाबू। चलिए बाबू, तो तिरिच जब कहानी है तो तिरिच से तो डर लगता ही होगा, तो ए इज द राइट आंसर। लेकिन लेखक को हाथी से भी डर लगता था। यानी कि बच्चों ए और बी, यानी कि ये दोनों आंसर होने चाहिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सोचते हैं, अरे भाई कहानी का नाम तिरिच है और आंसर में तिरिच है, मार के हम सीधे बढ़ गए। अरे कुछ कहा क्वेश्चन में ट्विस्ट भी होगा। आप पढ़े होंगे तो लेखक के सपने में ये 2 जीव आते थे, और उससे लेखक की नींद टूट जाती थी, और इनकी माँ इन्हें और कंबल उड़ा करके चली जाती थी। ठीक है, तो चलिए बाबू लास्ट 5 क्वेश्चन और बच गए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31, क का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, तालु है, कंठ है, या फिर नासिका है? जल्दी आंसर देंगे बच्चों, जल्दी आंसर देंगे। क का उच्चारण स्थान क्या है? क्या मूर्धा है, तालु है, कंठ है, या फिर नासिका है? तो बाबू याद रखना, क बोल के देखो, क ख ग घ, इसमें हमारे जीभ का कोई काम नहीं होता है। लेकिन तुम लोग इसी को प को बोल के देखो, प में होठ का काम रहा है। ट बोल के देखो, ट जीभ जाके ऊपर चिपक जा रही है। इसी तरह तुम लोग त बोल के देखो, त जीभ जो है वो दांत में आकर टच हो रही है। तो बाबू लेकिन जब क बोलते हैं, क ख ग घ अंग, जीभ का कोई रोल नहीं होता है। हमारे आवाज कहां से निकलती है? हमारे कंठ से। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों? गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। चक्षु का अर्थ क्या होता है? क्या चक्षु का मतलब आकाश होता है, चाकू होता है, नयन होता है, या फिर पानी होता है? बच्चों आंसर देंगे, चक्षु का अर्थ क्या होता है? चक्षु का अर्थ क्या होता है? आंसर देंगे बच्चों। तो बिल्कुल सही आंसर है बाबू, चक्षु आंखों का कहा जाता है, नयन को। ठीक है, पानी, चाकू और आकाश इज द रॉन्ग आंसर। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर 33 आ गया बच्चों। व्योम अर्थ, व्योम का अर्थ क्या होता है? व्योम, व्योम का अर्थ क्या होता है? आकाश, बिजली, जहाज, या फिर विज्ञान? व्योम का अर्थ क्या होता है? आकाश, बिजली, जहाज, या फिर विज्ञान? आंसर देंगे बच्चों, आंसर देंगे। चलिए
व्योम का मतलब जहाज, विज्ञान बिजली नहीं होता है बच्चों, इसका आंसर आकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा देख लें। अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ है। अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या सभी तरफ अंधेरा, प्रजा का मूर्ख होना, राजा का मूर्ख होना, या बी और सी दोनों, यानी प्रजा भी मूर्ख है और राजा भी मूर्ख है। तो बाबू आंसर आप लोग बोलचाल में इस मुहावरे का यूज करते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब नगरी भी अंधेर है और राजा भी चौपट है, यानी इसका आंसर तो दोनों होने चाहिए। तो यानी बी और सी दोनों आंसर चले जाएंगे, 34 का डी। चलिए बाबू अब लास्ट क्वेश्चन आज का, दिया तले अंधेरा होना का अर्थ क्या होगा। दिया तले अंधेरा होना का अर्थ क्या होगा। बच्चों अपनी बुराई न दिखना, स्वयं अपनी बड़ाई करना, बुद्धिमान के घर मूर्ख का जन्म होना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर देंगे फास्ट। अपनी बुराई न दिखना, स्वयं अपनी बड़ाई करना, बुद्धिमान के घर मूर्ख का जन्म होना, तो इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ठीक है बाबू, जब प्रकाश चलता है तो वो सबको खुद जलता है, लेकिन उजाला तो सबको देता है, प्रकाश सबको देता है। लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा हो जाता है, यानी कि ये बात किसके लिए है बच्चों, बुद्धिमान के घर मूर्ख का होना। ठीक है, तो यहां पर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, ये 35 क्वेश्चन बड़े ही आपके रिवीजन के लिए अच्छे हैं, फायदेमंद हैं। तो इसमें आप लोग जब ऑफलाइन देखें तो कमेंट जरूर करें कौन सा क्वेश्चन आया। लाइव क्लास नहीं हो पाया मौसम के कारण बच्चों, किसी तरह नेटवर्क फेल रहा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है बच्चों, अब रात ज्यादा हो रही है, गुड नाइट, थैंक यू। सेशन को एंड करते हैं।